आप लोगों के बीच आज अरुणाचल प्रदेश की एक लोक कथा लाया हूँ जिसका नाम है आर्किड के फूल। आर्किड और आर्किड जैसे सुंदर फूलों के संबंध में लोगों में अनेक प्रकार के विश्वास और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहते हैं किसी समय एक बड़ा नेक और ईमानदार राजा राज्य करता था। उसके राज्य में ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, हरे भरे बगीचे, कलकल करती नदियां और सुंदर सुंदर पशु पक्षी थे। राजा अपनी प्रजा पर बहुत ध्यान रखता था, अतः उसकी प्रजा सुखी थी। उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा का परिवार बहुत छोटा था, एक रानी और एक राजकुमारी। राजा के कोई बेटा नहीं था, अतः रानी और राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि ने राजा को सुझाव दिया कि वह दूसरा विवाह कर ले, किंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा रानी को बहुत प्यार करता था और वह किसी भी कीमत पर दूसरा विवाह नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। राजा का जीवन बहुत सुखी था। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी। राजकुमारी भी अपनी माँ की तरह सहृदय, कोमल और अद्वितीय सुंदरी थी। उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा आसपास के राज्यों में होने लगी थी। राजा के पास आसपास के राजाओं ने अपने राजकुमारों के विवाह का प्रस्ताव भेजना आरंभ कर दिए थे, लेकिन राजकुमारी अभी विवाह की इच्छुक नहीं थी। अतः राजा ने किसी भी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। राजकुमारी का महल बहुत शानदार था। उसके महल के पीछे एक हरा भरा बगीचा था। इस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे जिस पर बड़े स्वादिष्ट फल लगते थे। राजकुमारी प्रतिदिन प्रातःकाल अपने सखियों के साथ महल के पीछे बगीचे में आ जाती थी और तेज धूप निकलने तक यहीं रहती थी। तेज धूप होते ही वह महल में आ जाती थी। बगीचे में टहलना राजकुमारी का सबसे प्रिय शौक था। राजकुमारी के महल के बगीचे में एक बावड़ी थी। इसका पानी बहुत साफ और स्वादिष्ट था। महल के लोग इस बावड़ी का पानी पीते थे। बगीचे में टहलते टहलते जब राजकुमारी थक जाती थी तो इसी बावड़ी की मुड़ेर पर आकर आराम करती थी। एक दिन प्रातःकाल का समय था। राजकुमारी हमेशा की तरह महल के पीछे के बगीचे में टहल रही थी। उसके साथ दो सखियां और थी। अचानक राजकुमारी को लगा कि कहीं आसपास बहुत दुर्गंध है। उसने अपने सखियों से दुर्गंध आने की बात कही और बावड़ी की मुड़ेर पर आकर बैठ गई। मुड़ेर पर बैठते ही राजकुमारी की तबीयत और खराब हो गई और वह अचेत हो गई। राजकुमारी के अचेत होते ही दोनों सखियां घबरा गई। उन्होंने किसी तरह राजकुमारी को संभाला और उसे उठाकर महल के भीतर ले गई। राजकुमारी की एक सेविका ने राजकुमारी के अचेत होने की खबर राजा को दे दी। राजा उस समय दरबार में था। उसे जैसे ही राजकुमारी के अचेत होने की खबर मिली तो वह राज्यवैद्य को लेकर महल में आ गया। राज्यवैद्य ने राजकुमारी का परीक्षण किया। उसकी समझ में बस इतना आया कि राजकुमारी की बेहोशी का कारण कोई दुर्गंध है। राजा ने जब यह बात जानी तो उन्होंने दुर्गंध का कारण मालूम करने के लिए सैनिकों को बगीचे में भेजा। सैनिकों ने बगीचे का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अचानक एक सैनिक की दृष्टि मरे हुए एक मोटे तगड़े अधखाए चूहे पर पड़ी। इस चूहे से हल्की हल्की दुर्गंध भी आ रही थी। संभवतः रात को बिल्ली अथवा कोई पक्षी चूहा ले आया होगा और खाकर राजकुमारी के बगीचे में छोड़ गया होगा। सेवकों ने तुरंत जाकर राजा को खबर दी। राजा ने शहर के बाहर चूहे को जलाकर जमीन में गाड़ने का हुक्म दिया और राजकुमारी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगे। दोपहर हो चुकी थी और राजकुमारी अभी तक अचेत थी। धीरे धीरे एक सप्ताह हो गया। राजकुमारी को अभी तक होश नहीं आया। राज्यवैद्य ने उसे तरह तरह की औषधियां दी, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। राजा रानी और राज्य के सभी लोग बहुत दुखी थे। राजकुमारी के शीघ्र होश में आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। इसी तरह एक सप्ताह और बीत गया, लेकिन राजकुमारी को होश नहीं आया। इस मध्य राज्यवैद्य ने अपने राज्य के अन्य वैद्यों के साथ पड़ोसी राज्य के वैद्यों को भी बुलाकर परामर्श किया और राजकुमारी को बहुत सारी प्रभावशाली औषधियां दी, लेकिन सभी औषधियां बेअसर रही। राजा और रानी 2 सप्ताह से राजकुमारी के पास ही बैठे हुए थे।
उनसे राजकुमारी की हालत देखी नहीं जा रही थी। राजकुमारी बिना कुछ खाए पिए 2 सप्ताह से अचेत पड़ी थी। राज्य वैद्य और उसके साथी वैद्यों की औषधियों को बेअसर होता देख राजा रानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें। इसी तरह 1 महीना बीत गया। राजकुमारी अभी भी अचेत थी। उनका सुंदर चेहरा मुरझा गया था। आंखों के चारों ओर कालिमा फैल गई थी। राजा रानी, राज्य वैद्य और उनके साथी सभी वैद्य हिम्मत हार चुके थे। अब सभी को केवल ईश्वर का सहारा रह गया था। एक विशाल कक्ष के मध्य पड़े पलंग पर राजकुमारी निर्जीव सी पड़ी हुई थी। उसके पास रानी और राजा बैठे थे। राजकुमारी से कुछ दूर खड़े राज्य वैद्य, महामंत्री, सेनापति, पुरोहित आदि आपस में राजकुमारी के संबंध में, उनकी बीमारी के संबंध में विचार विमर्श कर रहे थे। अचानक महामंत्री के मस्तिष्क में एक विचार आया। महामंत्री तुरंत अपने स्थान से उठा और राजा के पास पहुंचकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। महामंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि वह अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में यह डुग्गी पिटवा दे। जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे सोने की 1 लाख मोहरे पुरस्कार में दी जाएंगी। राजा को महामंत्री का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उस सुझाव को और भी आकर्षक बताते हुए महामंत्री से कहा कि वह यह डुग्गी पिटवा दे कि जो व्यक्ति राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे आधा राज्य पुरस्कार में दिया जाएगा। महामंत्री ने राजा की आज्ञा पाकर अपने राज्य में और आसपास के राज्यों में यह डुग्गी पिटवा दी और पुरस्कार में आधे राज्य की घोषणा करवा दी। अगले ही दिन एक से बढ़कर एक अनुभवी वैद्य आने लगे। वे आधे राज्य के लालच में अच्छी से अच्छी औषधि राजकुमारी को देने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं। अंत में वे सारे लौट गए। यह क्रम 15 दिन तक चलता रहा। एक लंबा समय बीत चुका था। राजकुमारी अभी भी अचेत थी। उसकी स्थिति में अंश मात्र भी सुधार नहीं हुआ था। राजा, रानी, महामंत्री, सेनापति, राज्यवैद्य, राजपुरोहित सभी निराश हो चुके थे। अब राजकुमारी के ठीक होने की कोई आशा नहीं रह गई थी। प्रातःकाल का समय था। अचानक एक सेवक ने राजकुमारी के महल में प्रवेश किया और बताया कि परदेसी युवक आया है। उसका दावा है कि वह राजकुमारी को ठीक कर देगा। राजा को आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने सैनिक को आदेश दिया कि वह पूरे सम्मान के साथ नवयुवक को ले आए। सैनिक ने राजा की आज्ञा का पालन किया और नवयुवक को महल के भीतर ले आया। राजा ने नवयुवक को देखा तो देखता ही रह गया। नवयुवक 20-22 वर्ष की आयु का था। वह राजकुमारों के समान सौम्य और सुंदर था। नवयुवक के चेहरे पर अजीब सा आकर्षण और आत्मविश्वास था। राजा के साथ ही राजा के आसपास के लोग भी नवयुवक को बड़े ध्यान से देख रहे थे। नवयुवक ने सर्वप्रथम राजा और रानी का अभिवादन किया और इसके बाद उनसे पूरी बात बताने को कहा। राजा के स्थान पर राजकुमारी की सहेली ने नवयुवक को राजकुमारी के महल के बगीचे में घूमने और दुर्गंध से अचेत होने तक की पूरी कहानी सुना दी। नवयुवक पूरी बात ध्यान से सुनता रहा। इसके बाद उसने राजकुमारी को बगीचे में ले चलने के लिए कहा। राजा ने नवयुवक से कुछ नहीं कहा। उसने राजकुमारी की सेविकाओं को आदेश दिया कि बगीचे में राजकुमारी के लिए आरामदायक बिस्तर लगाया जाए और राजकुमारी को बगीचे में पहुंचाया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन हुआ और बगीचे में शानदार बिस्तर लगा दिया गया। इसके बाद 4 सेविकाओं ने राजकुमारी को उठाकर बगीचे में पहुंचा दिया। नवयुवक ने राजकुमारी का बिस्तर एक वृक्ष के नीचे लगवाया। बसंत के दिन थे। प्रातःकाल की हल्की हल्की धूप बहुत अच्छी लग रही थी। राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे बिस्तर पर अचेत पड़ी थी। उसके चारों ओर राजा, रानी और राज्य के अन्य लोग खड़े थे। सभी की दृष्टि नवयुवक पर थी। अचानक नवयुवक ने दोनों आंखें बंद करके अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और कुछ बुदबुदाने लगा। संभवतः वह ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था। इसके बाद उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक बांसुरी निकाली और बजाने लगा। बांसुरी की आवाज में दैवी आनंद था। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि सभी खो गए। अचानक एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी जिस वृक्ष के नीचे लेटी थी वह सुगंधित फूलों से भर उठा और उसके फूल राजकुमारी पर गिरने लगे। अब नवयुवक बगीचे में घूम घूम कर बांसुरी बजाने लगा। वह बांसुरी बजाते हुए जिस वृक्ष के नीचे से गुजरता वह वृक्ष फूलों से लद जाता। इसी समय राजकुमारी को होश आ गया। वह उठकर बैठ गई और बगीचों के चारों ओर फैले हुए फूलों को आश्चर्य से देखने लगी। इसके पहले राजकुमारी अथवा किसी ने ऐसे कोई फूल नहीं देखे थे। राजा, रानी और राज्य के सभी लोग खुश हो गए। वे राजकुमारी के हालचाल पूछने लगे और नवयुवक को कुछ देर के लिए भूल गए। जब उन्हें नवयुवक की याद आई तो वह जा चुका था। राजा और उसके सेवकों ने नवयुवक को ढूंढने का बहुत प्रयास किया किंतु वह नहीं मिला।
अगले दिन सभी ने देखा राज्य के सभी वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले थे और उनकी सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। कहते हैं यह नवयुवक प्रतिवर्ष बसंत में बांसुरी बजाता हुआ निकलता है और उसके बांसुरी की आवाज से सभी वृक्ष फूलों से लद जाते हैं और चारों ओर सुगंध फैल जाती है। धन्यवाद।